हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हम लोग इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें लेके चलनी है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब आज आपको मैं जो एनसीईआरटी ने ड्राफ्ट सिलेबस रिलीज किया है इंग्लिश का, उसको इजी लैंग्वेज में समझा दूं, क्योंकि सिलेबस तो रिलीज कर दिया है, ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है, लेकिन उसमें करना क्या है, कैसे करना है, बहुत ही टेक्निकल टर्म्स यूज करी हुई हैं। सो आपको वो मिलेगा कहाँ? देखो, आप अगर गूगल पे जाओगे तो गूगल पे टाइप करना एनसीईआरटी, तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करोगे आप, तो आप ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ग्रेड 9 सिलेबस। ठीक है, एनसीईआरटी ग्रेड 9 सिलेबस, एनसीईआरटी ग्रेड 9 सिलेबस। सो ये वाला जो है ये लैंग्वेज का है, ये साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का है, एंड दिस वन इज अबाउट वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। ठीक, तो आप जब यहाँ वाले पे क्लिक करोगे, तो यहाँ वाले पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, पीडीएफ, वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपका आएगा। ठीक है, ये आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और जब आप पीडीएफ ओपन करोगे तो पीडीएफ के पेज नंबर 21 पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पूरा इंग्लिश का है, और बहुत टेक्निकल लगेगा आपको अगर आप अपने आप से पढ़ने जाओगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने पेज वाइज आज मैं आपको ये सारा का सारा जो इंग्लिश से रिलेटेड है आपका ड्राफ्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के सुनते रहना, क्या है, किस पेज में क्या चीज़ गिवन है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो पहला वाला पेज है। अब ये वाला जो फर्स्ट वाला पेज है, ये क्या कहता है? ये पेज ये कहता है, जैसे फर्स्ट लाइन ही इसमें ये बोली हुई है आपकी, एज पर NCFSE 2023। सो ये बोल रहा है कि स्कूल एजुकेशन में क्लास 6 से 10 तक स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज सिखाई जाती है। सो यहाँ पर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात समझाने वाली है कि जो स्किल्स एक लैंग्वेज में डेवलप होती है वो दूसरी लैंग्वेज में भी काम आती है। मतलब अगर स्टूडेंट अपनी पहली लैंग्वेज में स्ट्रांग है, तो वो दूसरी लैंग्वेज भी इजीली सीख सकता है। अब लैंग्वेज एजुकेशन का मेन एम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डेवलप करना होता है। ठीक है, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये हैं। सबसे पहले है ओरेसी एंड लिटरेसी। ठीक है, तो ओरेसी का मतलब है बोलना और सुनना, और लिटरेसी का मतलब है पढ़ना और लिखना। इसका पर्पस है कि स्टूडेंट फ्लुएंटली अपनी बात एक्सप्रेस कर सके और दूसरों की बात समझ सके, साथ ही वो अच्छे से पढ़ सके और लिख सके। ये सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए नहीं, बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका मतलब है कि स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेज यूज ना करे, बल्कि सोच समझ कर यूज करे। वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, उनका एनालिसिस करे और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे सके। मतलब स्टूडेंट अपनी बात क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रख सके। ये स्किल उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में हेल्प करेगी, जैसे डिस्कशन, डिबेट या डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब तीसरा है लिटरेरी एंड क्रिएटिव कैपेसिटीज। इसका फोकस जो है वो क्रिएटिविटी पर है। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो स्टोरीज लिखें, पोयम लिखें और अपनी इमेजिनेशन का यूज करें। लैंग्वेज को सिर्फ रूल्स और ग्रामर तक लिमिटेड नहीं रखा गया है, बल्कि इसे एक क्रिएटिव मीडियम माना गया है, जिसके थ्रू स्टूडेंट अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। इसमें ये भी बताया गया है कि क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज जैसे स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, वर्ड गेम्स, पजल्स, जोक्स और रिडल्स के थ्रू स्टूडेंट्स में लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना है उनका। इससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बन जाएगी। सो ओवरऑल इस पेज का मेन आइडिया है कि लैंग्वेज लर्निंग का फोकस अब सिर्फ ग्रामर या रट्टा लगाने पर नहीं है, बल्कि स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो ये वाला पेज है, सबसे पहले बात करता है आपका ये जो वाला पेज है अप्रिसिएशन और एंगेजमेंट इन कल्चर की। ठीक, यहाँ एनसीईआरटी कह रहा है कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं सीख रहे होते हैं, बल्कि एक कल्चर भी सीख रहे होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर्स को समझने का मौका मिलना चाहिए।
इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स को डिफरेंट रीजन्स की लिटरेचर, स्टोरीज और क्लासिकल टेक्स्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि वो अपने देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को समझ सके और अप्रिशिएट कर सके। ठीक है। नाउ अगला पॉइंट है लिंकेज विद द इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS। इसका मतलब है कि लैंग्वेज लर्निंग को सिर्फ रीडिंग राइटिंग तक लिमिटेड नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे लाइफ से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल वैल्यूज, नेशनल प्राइड, आर्ट, एनवायरनमेंट और सोसाइटी जैसे टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे। स्टूडेंट्स को ऐसे कंसेप्ट मतलब हम लोग समझाए जाएंगे जैसे इमोशंस, लैंग्वेज का यूज, इमेजिनेशन, मेमोरी, एस्थेटिक्स और सोसाइटी के इश्यूज। मतलब लैंग्वेज के थ्रू स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी लाइफ और वर्ल्ड की। अब आता है लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच। यहाँ फोकस है कि जो लर्निंग है वो कैसी होगी। तो एनसीईआरटी जो है वो रिकमेंड करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तीसरा डिस्कशन बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब है कि अब टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देगा, बल्कि स्टूडेंट्स खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और सीखेंगे। लर्निंग को स्टूडेंट्स का रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उनकी लैंग्वेज, उनका बैकग्राउंड, उनका डेली लाइफ सब लर्निंग का पार्ट बनेगा। इससे लर्निंग मीनिंगफुल और रिलेटेबल बन सकती है। नाउ टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम्स यानी गेमिफिकेशन, फिल्म्स, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, म्यूजिक, इन सब का यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो खुद पढ़ें, डिक्शनरी और अदर रिसोर्सेज यूज करें, इंडिपेंडेंटली सोचें। नाउ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग, जैसे एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग, ऑब्जर्विंग, ग्रुप वर्क, सेल्फ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स अपनी फीलिंग्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे और अपनी बात एविडेंस के साथ रखेंगे। इससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी। ठीक है। 21st सेंचुरी स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, इन सब पर फोकस जाएगा। रीडिंग प्रोसेस भी चेंज होगा। पहले प्री रीडिंग एक्टिविटी होगी, फिर रीडिंग होगी, फिर पोस्ट रीडिंग डिस्कशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर टेक्स्ट का एक ही मीनिंग नहीं होता। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन दें और अपने व्यूज एक्सप्रेस करें। कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, जैसे डिफरेंट लिटरेचर पीसीस को कंबाइन करना, किसी थीम पर वर्क करना। तो ओवरऑल जो ये पेज है, इस पेज का मेन आइडिया है कि लैंग्वेज लर्निंग को रियल लाइफ, कल्चर, क्रिएटिविटी और एक्टिव पार्टिसिपेशन से जोड़ दिया गया है। अब लर्निंग सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस बेस्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड हो चुकी है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। नाउ सबसे पहले जो इस वाले पेज में बात करी गई है वो है लर्निंग स्टैंडर्ड्स की। लर्निंग स्टैंडर्ड्स का काम होता है टीचर्स को गाइड करना कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे असेस करना है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि ये स्टैंडर्ड्स टीचर पर प्रेशर डालने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी हेल्प के लिए है। टीचर अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग इन्हें अडाप्ट कर सकते हैं। इसका एम है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुअली एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाए। मतलब वो सिर्फ टीचर पर डिपेंड ना रहे, बल्कि खुद पढ़ सके, समझ सके और अप्लाई कर सके। इस स्टेज तक आते आते स्टूडेंट्स लैंग्वेज को यूज करके चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, इश्यूज को समझते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। अल्टीमेटली उन्हें ऑटोनोमस लर्नर्स बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये कहता है, अब नेक्स्ट पार्ट है करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ठीक है। अभी जो CG1 है, इसका मेन फोकस है कि स्टूडेंट्स लैंग्वेज का यूज इफेक्टिवली कर सकें, चाहे वो बोलना हो चाहे वो लिखना हो। नाउ ओरल एक्टिविटीज जैसे कि डिस्कशन, इंटरव्यू, स्पीच, राइटिंग एक्टिविटीज, एसे, लेटर, आर्टिकल और नए मीडिया फॉर्म्स भी इंक्लूड हैं, जैसे कि ईमेल, ऑडियो, विजुअल कंटेंट। मतलब इंग्लिश का यूज रियल लाइफ सिचुएशन में हो। अब है C1.1। ठीक है। ये है डिस्कशन और एक्सप्रेशन। स्टूडेंट सीखेंगे अपनी बात रखना, अग्री या डिसअग्री करना और रीजंस देना। डिस्कशन और डिबेट, जो डिबेट के थ्रू क्लियर थिंकिंग डेवलप होती है। मतलब आप जब डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे तो एक क्लैरिटी आती है थॉट्स में। नाउ लर्निंग आउटकम्स।
सोशल इश्यूज पर लिखना, फेस्टिवल्स, एनवायरनमेंट, हेल्थ, अपनी ओपिनियन देना, लॉजिकल रीजनिंग यूज करना, अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में डिफरेंस समझना। नाउ एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, क्लासरूम स्पीच, टेक्स्ट एनालिसिस करना। मतलब स्टूडेंट सिर्फ सुनेगा नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा। सो ये है हमारा C1.1। अब बात करें C1.2 की, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, यहाँ फोकस है राइटिंग स्किल्स पर। स्टूडेंट सीखेगा नैरेटिव यानी स्टोरी, डिस्क्रिप्टिव किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना, एक्सपोजिटरी यानी इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव यानी कन्विंस करना, कन्विंसिव राइटिंग स्टाइल। और ये राइटिंग जो होगी ये अपने एक्सपीरियंस पर भी होगी, दूसरे के एक्सपीरियंस पर भी होगी। इसका जो लर्निंग आउटकम्स रहेगा वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखना, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना, जैसे बिगनिंग, मिडल, एंड, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करना। और जो इसकी एक्टिविटीज होंगी वो होंगी एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायरी राइटिंग, जर्नल राइटिंग। मतलब राइटिंग स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल होगी। नेक्स्ट है आपका C1.3। C1.3 है रियल लाइफ राइटिंग्स। स्टूडेंट को रियल लाइफ चीजें लिखना और सिखाया जाएगा, जैसे इनविटेशंस, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, कॉन्डोलेंस मैसेजेस, स्लोगन्स। ठीक है। सो जिसकी एक्टिविटीज होंगी वो डिफरेंट फॉर्मेट्स आइडेंटिफाई करना होगी, रियल लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से आपको लिखना होगा, क्रिएटिव स्लोगन्स बनाने होंगे, यानी इंग्लिश डायरेक्टली लाइफ से कनेक्ट हो रहा है। सो ओवरऑल इस पेज का मेन आइडिया ये है कि इंग्लिश अब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो कम्युनिकेशन, राइटिंग और रियल लाइफ सिचुएशन के लिए यूज होता है। ठीक। अगर CG1 का पूरा फोकस जो है वो स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली बोल सके, क्लियरली लिख सके और लॉजिकली सोच सके, इस चीज पर है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका C1.3। ठीक है, ये वाला छोड़ के हम चलते हैं C1.3। यहाँ पर आपका जो जाएगा वो जाएगा आपका मेन चीज आपकी जो जाएगी 1.4। हमने 1.3 कर लिया था, 1.4 पे चलते हैं हम। ओके 1.5 ये रहा। जो ये है, यहाँ फोकस है कि स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। स्टूडेंट जो सीखेगा वो सीखेगा ICT टूल्स जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, इनका यूज करना, विजुअल, ओरल और रिटन कंटेंट को क्रिएट करना। एक्टिविटीज में आएगा आपका PPT बनाना, इन्फोग्राफिक बनाना, डिजिटल प्रेजेंटेशन देना, मतलब इंग्लिश प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन। अब आता है आपका CG2। CG2 जो है, जो ये नेक्स्ट पार्ट है आपका मेजर पार्ट, ये है आपका रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन स्टाइल। इसका मेन एम होता है स्टूडेंट सोच समझकर बात कर सके, एनालाइज करे और लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करे। अब C2.1 कहता है लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स। यहाँ कहा गया है कि स्टूडेंट सीखेंगे ऑडियो सुनना और समझना, नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, रीडिंग में अलग अलग टेक्स्ट को समझना, मेन आइडियाज और डिटेल्स को आइडेंटिफाई करना, एक्टिविटीज में टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, नोट्स बनाना, फैक्ट्स और ओपिनियंस में डिफरेंस समझना, डायग्राम्स, चार्ट्स और टेबल्स को एनालाइज करना। मतलब स्टूडेंट सिर्फ पढ़ेगा नहीं बल्कि समझेगा और एनालाइज करेगा। अब है C2.2। C2.2 क्या है? लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन। यहाँ पर फोकस है लॉजिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट समझना, इनकंसिस्टेंसीज को आइडेंटिफाई करना। स्टूडेंट्स जो है वो आर्ग्यूमेंट्स इवेल्युएट करेंगे, अपना जजमेंट बनाएंगे। एक्टिविटीज रहेगी सोशल इश्यूज पे रिफ्लेक्ट करना, पर्सनल डिलेमास और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर लिखना, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखना। मतलब स्टूडेंट ब्लाइंडली अब चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि सोचेगा और अपना ओपिनियन बनाएगा। नाउ इस पेज के एंड में CG3 का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें आगे स्टूडेंट्स लिटरेचर को डेप्थ में समझेंगे, जैसे ह्यूमर, सस्पेंस, ट्रेजेडी और अलग अलग राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नाउ इस पेज में ये वाला पेज, इस पेज में CG3 यानी लिटरेरी अप्रिसिएशन और उसके बाद गाइडलाइंस फॉर कंटेंट सिलेक्शन, ये एक्सप्लेन करी गई है। सबसे पहले बात करते हैं CG3 की। इसका मेन एम है कि स्टूडेंट्स लिटरेचर को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसे समझे, एनालाइज करें और उसके बाद उसको अप्रिशिएट करें। C3.1 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम पीरियड्स की लिटरेचर पढ़ेंगे, जैसे अर्ली, मीडिएवल, कंटेम्पररी, डिफरेंट जॉनरा को समझेंगे, जैसे ह्यूमर है, सस्पेंस है, ट्रेजेडी है।
लर्निंग आउटकम्स जो रहेगा वो रहेगा लिटरेचर को अप्रिशिएट करना, डिफरेंट जॉनरास की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। एक्टिविटीज में जाएगा डिफरेंट टेक्स्ट को रीड और कंपेयर करना, थीम्स, कैरेक्टर्स और प्लॉट को एनालाइज करना। मतलब स्टूडेंट स्टोरी के अंदर घुसकर उसको डीपली समझेंगे। अब है C3.2, ये है क्लोज रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ फोकस है डीप अंडरस्टैंडिंग पर। स्टूडेंट सीखेंगे टेक्स्ट से मीनिंग निकालना, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को समझना, वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर को इफेक्ट समझना। नाउ इसमें जो एक्टिविटीज है वो है टेक्स्ट का पॉइंट ऑफ व्यू आइडेंटिफाई करना, अपनी इंटरप्रिटेशन देना, रियल लाइफ से कनेक्शन बनाना, ऑल्टरनेटिव एंडिंग सोचना, ऑथर के आइडियाज और अजम्पशंस को समझना। मतलब एक ही टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से समझना, ये चीज इसका मेन फोकस रहेगा। अब बात करते हैं C3.3 पर। यह है क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेरी डिवाइसेस। स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करना, जैसे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, एलिट्रेशन। और इसका जो ये लिटरेरी लर्निंग आउटकम्स रहेगा वो रहेगा कि इन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना, अपनी राइटिंग में यूज करना। और जो इसकी एक्टिविटीज रहेंगी वो रहेंगी पोएम या स्टोरी लिखना, डायलॉग क्रिएट करना, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करना। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो खुद क्रिएटिव राइटर्स बनेगा। अब एनसीईआरटी जो है वो बताते हैं कि स्टूडेंट को कैसा कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए, यानी गाइडलाइंस फॉर कंटेंट सिलेक्शन। मेन पॉइंट्स, मैं मेन पॉइंट्स बताती हूँ। स्टूडेंट्स को लैंग्वेज का यूज करना सिखाया जाएगा, रीजनिंग के लिए, आर्ग्यूमेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। उन्हें डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट पढ़ने होंगे, जैसे लिटरेचर ओल्ड से मॉडर्न तक, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स। और जो फोकस होगा वो होगा क्रिटिकल रीडिंग, लिसनिंग स्किल्स, आर्ग्यूमेंट्स इवैल्यूएट करना, डिफरेंट टेक्स्ट के बीच कनेक्शंस बनाना। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए परसुएसिव एसेज, लिटरेरी एनालिसिस, रिसर्च बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिव राइटिंग। मतलब स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग रीडर और राइटर दोनों बनेगा। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पर। यहाँ से हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, कंटेंट सिलेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस। पहला वाला है ए वाला, फेमिलियर टॉपिक्स। सबसे पहले एनसीईआरटी बोलता है कि टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ से रिलेटेड हों, जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन, फ्लड्स, ड्रॉट। इससे क्या होगा, स्टूडेंट इजीली कनेक्ट कर पाएगा, डिस्कशन, डिबेट और रोल प्ले में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। नाउ बी है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग को इम्पॉर्टेंट स्किल माना गया है। स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा फॉर्मल लेटर्स, रियल लाइफ लेटर्स, जैसे कॉलेज एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखना, स्कॉलरशिप के लिए लेटर लिखना, बैंक या ऑफिस के लिए एप्लीकेशन। मतलब जो इंग्लिश है ना वो डायरेक्टली लाइफ यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तीसरा है आपका, थर्ड वन इज वेराइटी ऑफ कंटेंट। वेराइटी ऑफ कंटेंट में है स्टूडेंट्स को सिर्फ एक टाइप का कंटेंट नहीं बल्कि वैरायटी मिलेगी। वैरायटी कैसे, नोट्स, प्रेजेंटेशंस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स, हेडलाइंस, वीडियोस, सोशल मीडिया स्क्रिप्ट्स। मतलब लर्निंग इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल होगी। नाउ डी है आपका लिटरेरी स्किल्स डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप्स की लिटरेचर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल राइटर्स हो। उन्हें सिखाया जाएगा लिटरेचर को एंजॉय करना, डीपली समझना, क्रिटिकली एनालाइज करना। कंटेंट ऐसा होगा जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। नाउ ई है आपका लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट। यहाँ फोकस है लैंग्वेज एक्यूरेसी पर। पंचुएशन, जेंडर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, ये सब क्लियरली कंटेंट में दिखना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स फ्लुएंटली बोल सके और एक्यूरेटली लिख सके। साथ ही एडवांस क्रिएटिव राइटिंग भी कर पाए, जैसे लिटरेरी डिवाइसेस के साथ। नाउ है आपका एफ, वह है आपका लिंग्विस्टिक हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स को इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी समझाई जाएगी। डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, नेबरिंग स्टेट्स के लिटरेचर, इससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। नाउ है आपका इंटीग्रेशन विद आर्ट एंड एक्टिविटीज। लैंग्वेज लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आर्ट यानी ड्राइंग्स, पोस्टर्स, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, गेम्स यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर बनाना, स्टोरी इलस्ट्रेट करना। इससे लर्निंग फन भी होगी और इफेक्टिव भी बन जाएगी। देन है आपका वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस। कंटेंट का एम सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि वैल्यूज भी डेवलप करना है।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, मॉरल वैल्यूज। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऑथर्स इंक्लूड किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट सोसाइटी को बेटर समझ सके। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग ये चीज समझ चुके हैं। अब चलते हैं अगले पेज में। ये है आपका क्रॉस कटिंग थीम्स, रूटेडनेस इन इंडिया। यहाँ पर एनसीईआरटी बताता है कि एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट गोल है कि स्टूडेंट्स अपनी इंडियन आइडेंटिटी और वैल्यूज से जुड़े रहें। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स और वैल्यूज इंक्लूड की गई हैं, जैसे साइंटिफिक थिंकिंग और एविडेंस बेस्ड अप्रोच, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, आर्ट और एस्थेटिक्स का सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स ओरल प्लस रिटन, हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स, टीम वर्क और कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल लिटरेसी और कोडिंग, एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। मतलब स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। इसके आगे और वैल्यूज भी बताई गई हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जेंडर सेंसिटिविटी, सिटीजनशिप स्किल्स, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस का नॉलेज, एनवायरमेंटल अवेयरनेस जैसे वाटर कंजर्वेशन, हाइजीन एक्सेट्रा, करंट अफेयर्स और रियल लाइफ इश्यूज। स्टूडेंट्स को अपने आसपास की दुनिया समझनी चाहिए, लोकल से ग्लोबल लेवल तक। सो कंटेंट में जो इंक्लूड होगा दैट इज पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, ऑटोबायोग्राफी, डायरी, एसेज, और ये दोनों टाइप्स के होंगे, फिक्शंस भी और नॉन फिक्शंस भी। मतलब स्टूडेंट्स को वैरायटी मिलेगी और वो रियल लाइफ और इमेजिनेशन दोनों समझेंगे। रीजनल लिटरेचर भी इंक्लूड की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी को समझें और यूनिटी का कंसेप्ट भी डेवलप करें। स्टूडेंट को प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। अब है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी टीचिंग का मेथड। अब यहाँ फोकस है कि स्टूडेंट्स लैंग्वेज कैसे बेस्ट सीखते हैं। सबसे पहली बात, हर चाइल्ड जो है वो नेचुरली लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन स्कूल में लैंग्वेज लर्निंग प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होती है। सो ए कहता है डेलिबरेट लर्निंग, यानी लैंग्वेज को प्रॉपरली रूल्स के साथ सिखाया जाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ये जो नेचुरल लर्निंग होती है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। नाउ बी, बैलेंस्ड अप्रोच। स्टूडेंट को रीडिंग यानी मीनिंग समझना, डिकोडिंग वर्ड्स पढ़ना और स्पेलिंग, सबका बैलेंस सिखाया जाता है, सिर्फ रीडिंग नहीं अंडरस्टैंडिंग भी होती है। नाउ सी, रेगुलर प्रैक्टिस। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। अर्ली स्टेज में जो बेस बनेगा वही बेस आगे हेल्प करेगा। जो ओवरऑल आइडिया है वो लैंग्वेज लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रैक्टिस प्लस एक्सपोजर प्लस गाइडेंस, यही सब चीजें क्या करती हैं लास्ट में, यही सब चीजें लास्ट में लाती हैं फ्लुएंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब है यहाँ पर वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। ठीक, मतलब इस पेज में पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज का कंटिन्यूएशन दिया गया है, यानी स्टूडेंट्स लैंग्वेज कैसे बेटर सीखते हैं और क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए। पहला है वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि सिर्फ बेसिक रीडिंग राइटिंग इनफ नहीं है। स्टूडेंट्स को अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, रिपीटिशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। मतलब फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ ही आती है। देन एक्सपोजर टू लिटरेचर। स्टूडेंट्स की लैंग्वेज तब इम्प्रूव होती है जब उन्हें डिफरेंट टाइप्स की लिटरेचर मिलती है। इसमें इंक्लूड होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट, ग्रेड के अकॉर्डिंग कंटेंट। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा, स्टूडेंट्स लर्निंग टू रीड से रीडिंग टू लर्न स्टेज तक पहुंचते हैं। अगर देखा जाए मतलब आगे चलकर स्टूडेंट्स जो है एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, नरेट करते हैं, अपनी लैंग्वेज स्किल्स अप्लाई करते हैं। सेकेंडरी स्टेज तक स्टूडेंट खुद सोचता है और अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। नाउ पेडागोजी एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, यहाँ फोकस है कि टीचिंग स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टीचर को स्टूडेंट का जो प्रीवियस नॉलेज है वो समझना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना होगा, लर्निंग को ज़्यादा सेल्फ स्टडी और एक्सप्लोरेशन बेस्ड बनाना होगा। देन है आपका क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम में टीचर का जो होना है, टीचर प्लस डिस्कशन का मिक्स होना चाहिए। सेमिनार्स और डिस्कशंस होने चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए, स्टूडेंट्स इंडिविजुअल वर्क भी करेंगे, ग्रुप वर्क भी करेंगे और अपने आइडियाज प्रेजेंट भी करेंगे। अब डिफरेंट टीचिंग मेथड्स काफ़ी वैरायटी के होने चाहिए।
जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी क्वेश्चन से लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कशन बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, आर्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड। इससे लर्निंग बोरिंग नहीं होगी, एंगेजिंग बन जाएगी। अब है इफेक्टिव पेडागोजी। एक अच्छी टीचिंग का मतलब है कि कंसेप्चुअल लर्निंग हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, क्वेश्चनिंग हो, डिबेटिंग हो, इंडिपेंडेंट लर्निंग हो। टीचर को स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, फीडबैक देने चाहिए। मतलब टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, गाइड करता है। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जैसे एक्टिव लर्निंग हो रही हो, रिस्पेक्ट भी हो, डिस्कशन भी हो। स्टूडेंट्स इंडिविजुअली भी काम करें और पेयर्स में और ग्रुप्स में भी करें। उन्हें एनकरेज किया जाए कि दूसरों को सुनने के लिए, समझने के लिए, अपनी थिंकिंग रिफ्लेक्ट करने के लिए। इससे क्या होगा? एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है। अब टीचर का रोल कैसा होगा? टीचर डिस्कशन का पार्ट होगा, गाइडेंस करते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट समझते हैं, स्टूडेंट्स के अलग अलग रोल्स लेने के लिए एनकरेज करते हैं। सो कंटेंट एंड लर्निंग। अब हायर क्लासेस के इंसाइट से अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को मल्टीपल सोर्सेज से भी सीखना चाहिए। लर्निंग फ्लेक्सिबल और डायनामिक होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी और ग्रुप वर्क को प्रमोट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब चलते हैं अपना आगे। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाया जा रही हूँ। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस चीज की, डेवलपिंग रीडिंग स्टाइल से। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले फोकस है स्पीकिंग स्किल पर। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशंस पर। सो स्टूडेंट्स को मौका दिया जाना चाहिए कि अपनी बात फ्रीली बोलने का, दूसरों को सुनने का, क्वेश्चंस पूछने का, अपनी ओपिनियंस देने का। उन्हें सिखाया जाएगा अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करना, रिलेवेंट क्वेश्चंस बनाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, क्लियरली बोलना। मतलब स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली बोलना सीखे। टीचर को यूज करना चाहिए रोल प्ले। अब यहाँ पे ये भी बताया कि टीचर्स को क्या क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, फॉर दैट टीचर्स को यूज करना चाहिए रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट, इंटरव्यूज। और ये सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होगा। स्कूल असेंबलीज, क्लब एक्टिविटीज, सेलिब्रेशन, हर जगह स्पीकिंग प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप करनी है। स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, समरी बनाना, और ये स्किल्स डेली लाइफ में भी यूज करनी है। सेकेंड है आपका डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। पहला है लिटरेरी रीडिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, उसके बाद होगा आपका टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना। उसके बाद फोकस होगा वोकैबुलरी समझना, आइडियाज और फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना। और जो स्कूल की एक्टिविटीज होंगी, लिटरेचर क्लब, पोएट्री हाउस, फिक्शन रीडिंग ग्रुप्स, मतलब रीडिंग इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बनेगी। फिर है आपका क्रिटिकल रीडिंग। ठीक, यहाँ फोकस है आपका डीप अंडरस्टैंडिंग पर। टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करेगा टेक्स्ट का मीनिंग समझने में, सरफेस लेवल से डीपर लेवल तक जाने में। स्टूडेंट सीखेंगे वर्ड्स का इफेक्ट समझना, लैंग्वेज का पर्पस समझना, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, समझाना और एनालाइज करना। फिर उसके बाद है मल्टीकल्चरल रीडिंग। स्टूडेंट्स को अलग अलग रीजन और लैंग्वेजेस की टेक्स्ट दी जाएंगी। एक्टिविटीज जैसे डिफरेंट ऑथर्स कंपेयर करना, कल्चरल बैकग्राउंड समझना, कंटेंट एनालिसिस करना, और प्लेज, फोक म्यूजिक, पोस्टर्स, ये सब चीजें के बारे में भी पढ़ना। ठीक, अब इसके बाद आएगा आपका डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। तो पहला है फंक्शनल राइटिंग। स्टूडेंट्स को रियल लाइफ राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। रिपोर्ट्स, एसेज, नोट्स, एप्लीकेशंस, लेटर टू एडिटर्स, एडवर्टीजमेंट, नोटिस। और उन्हें एनकरेज किया जाएगा मैगजीन, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स में लिखने के लिए। टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करेगा वीडियोस बनाना, यूट्यूब कंटेंट प्लान करना, पॉडकास्ट बनाना। तो इसमें फोकस होगा कंटेंट के कोर आइडिया पे, आइडिया के सीक्वेंस पे और प्रॉपर स्ट्रक्चर पे। ठीक, सो यहाँ तक हम लोग ये चीजें कर चुके हैं। अब बात आती है असेसमेंट की। अब असेसमेंट में हम लोग बात करते हैं, असेसमेंट में बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे असेसमेंट को हम बोलते हैं मूल्यांकन। अब यहाँ जो बताया गया है कि स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन कैसे होगा। असेसमेंट का पर्पस सिर्फ मार्क्स देना नहीं है, बल्कि लर्निंग को इम्प्रूव करना है। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है? पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी फाइनल एग्जाम समेटिव। दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए। और तीसरा है लर्न असेसमेंट एज लर्निंग,
यानी स्टूडेंट खुद अपनी लर्निंग समझे। मतलब असेसमेंट भी लर्निंग का ही पार्ट है। नाउ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है रेगुलर स्मॉल असेसमेंट जो लर्निंग को इम्प्रूव करे। इसकी खास बात है इसमें लो प्रेशर होता है, कंटिन्यूअस होते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट, डिबेट्स, प्रेजेंटेशन, रोल प्ले, डिस्कशन, जर्नल्स। मतलब फोकस होता है रोट लर्निंग पे नहीं होता है बल्कि अंडरस्टैंडिंग पे होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट में क्या होगा आपका, इसमें इंक्लूड होगा आपका एमसीक्यूज, ठीक, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, जो लेकिन इसका एम है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करना है। देन है आपका फीडबैक एंड इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट के यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चंस को एनकरेज किया जाएगा। सो रोल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट क्या रहेगा? पहला तो कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग असेसमेंट होगा। सेल्फ असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग मॉनिटर करेंगे, फीडबैक के बेसिस पर इम्प्रूव करेंगे। ठीक। फिर है एडवांस्ड असेसमेंट मेथड्स। असेसमेंट में नए मेथड्स यूज होंगे जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस, सिमुलेशंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इससे स्टूडेंट्स रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करना सीखेंगे, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। ठीक। उसके बाद है आपका सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट का मतलब होता है फाइनल इवैल्यूएशन या एग्जाम। यहाँ एनसीईआरटी ये कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समेटिव असेसमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंक्लूड होता है एनुअल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स। ये चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स ने पूरे साल में क्या सीखा। समेटिव असेसमेंट का पर्पस है स्टूडेंट्स को अचीवमेंट मेजर करना, कॉम्पिटेंसीज और लर्निंग स्टैंडर्ड्स को चेक करना। मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम्स भी चेक होते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, असेसमेंट और लर्निंग आउटकम्स के बीच क्लियर कनेक्शन होना चाहिए। मतलब जो सिखाया गया है वही टेस्ट होना चाहिए। असेसमेंट होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, लर्निंग फोकस्ड। सिर्फ जज करने के लिए नहीं, ये बच्चे की जो पढ़ाई है उसको इम्प्रूव करने के लिए। स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। सो असेसमेंट एज ऑन गोइंग प्रोसेस। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलते हैं कि असेसमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके यूज करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा स्टूडेंट लर्निंग का। इससे टीचर को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने नया क्या समझा, क्या इम्प्रूव करना है, कौन सा मेथड इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट एक टूल है अपनी लर्निंग को समझने का। इससे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। असेसमेंट डराने वाला नहीं होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट डाइवर्सिटी इन असेसमेंट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगी। मतलब हर स्टूडेंट अलग होता है, असेसमेंट भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। डिफरेंट मेथड्स यूज होंगे, रिटर्न टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, ताकि हर स्टूडेंट को फेयर चांस मिले। देन फीडबैक सिस्टम। असेसमेंट के बाद टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को बताया जाएगा उन्होंने क्या अच्छा किया, यहाँ कहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये फीडबैक उनकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एचपीसी। स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यूज किया जाएगा। इसमें इंक्लूड होगा एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्किल्स, बिहेवियर, ओवरऑल डेवलपमेंट। सो ओवरऑल पर्पस ऑफ असेसमेंट ये रहेगा कि असेसमेंट के दो मेन पर्पस हैं, स्टूडेंट की लर्निंग मेजर करना और टीचिंग मेथड्स की इफेक्टिवनेस को चेक करना। मतलब टीचर भी इम्प्रूव करता है, स्टूडेंट भी। तो इस पेज में जो हमने देखा वो ये है कि असेसमेंट इज इक्वल्स टू कंटिन्यूअस प्लस फ्लेक्सिबल प्लस स्टूडेंट फ्रेंडली। सो फोकस लर्निंग इम्प्रूवमेंट पे है, फीडबैक पे है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट में है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो समझा दिया है। ठीक। अभी हम चलते हैं, एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको। हमने ये सारी चीजें तो देख ली हैं, अब मैं आपको बताती हूँ जो मेरा जो मेन टेक अवे रहा है इसमें वो क्या है। मेन हमारे पास देखो एनसीईआरटी की बुक तो हमारे पास है, लेकिन जो हमें राइटिंग सेक्शन है वो क्या रहेगा। अब देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ। सी 1.2 में राइटिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स दिया गया है।
स्टूडेंट को सिखाया जाएगा अलग अलग टाइप्स की राइटिंग, जैसे नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और परसुएसिव। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस और दूसरों के एक्सपीरियंस दोनों पर बेस्ड होगा। फिर C1.3 राइटिंग फॉर रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ क्लियरली सिलेबस में मेंशन है कि स्टूडेंट्स लिखेंगे इनविटेशंस, स्पीचेस, कॉन्डोलेंस मैसेजेस, नोटिसेस, क्रिएटिव स्लोगन्स और एडवर्टीजमेंट्स, और ये सब रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगा। थर्ड है आपका स्कूल बेस्ड राइटिंग, यानी स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा स्कूल में न्यूज़ लेटर्स के लिए लिखना, मैगजीन और जर्नल के लिए कंटेंट लिखना, मतलब प्रैक्टिकल राइटिंग। फिर आपके पास जो आएगा वो मेन जो राइटिंग एक्टिविटीज हैं एज पर सिलेबस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, जो एक्टिविटीज हैं वो ये इसमें इंक्लूड होगा राइटिंग एसेस, स्टोरी राइटिंग, डायरी या पर्सनल जर्नल राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग। ठीक है, ये सब चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपको इंक्लूड होंगी, यानी राइटिंग सेक्शंस में मेनली ये आता है नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, परसुएसिव, इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, स्पीचेस, कॉन्डोलेंस मैसेज, स्लोगन्स, essay, story, डायरी, रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स, न्यूज लेटर्स, मैगजीन, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, डिजिटल राइटिंग और लेटर राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके आप ये ड्राफ्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।